एक ऐसा फनकार जिन्होंने एक छत्र राज किया बॉलीवुड के संगीत जगत में। My name is लखन, my name is लखन, सजनों का सजन। कैसे रेस्टोरेंट में गाने वाले साधारण व्यक्ति ने आखिर कैसे बना ली बॉलीवुड में अपनी पहचान। सारे मुझे भूल जाने लगे। वह कौन ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने पहली बार इनके गानों को सुना था और अपने साथ स्टूडियो लेकर गए जब मुंबई में स्ट्रगल कर हार के वापस अपने घर आते हैं। सारे शिकवे गिले भुला के कहो। फिर घर का हाल देख तभी फिर से आखिर मुंबई क्यों चले जाते हैं। बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा। आखिर क्या वजह रही इनके जीवन में जो फिल्म इंडस्ट्री इनसे दूरी बना ली थी। मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। और यह घर पर बैठ गए लगभग भारत के सभी भाषाओं में गीत गाने वाले। वह महान गायक, एक भी अवार्ड आखिर क्यों नहीं इन्हें मिला। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इनके जनाजे में कोई भी बॉलीवुड का चेहरा शामिल नहीं हुआ था। दुनिया में कितना हम है। जिनमें कई ऐसे स्टार हुए जो इनके ही गानों के दम पर अपनी पहचान भी बनाई थी। साथ ही जानेंगे और भी बहुत कुछ इनके जीवन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। तो आज हम जिस महान गायक की बात करने वाले हैं उनका नाम है मोहम्मद अजीज। की सफर से पहले डाल लेते हैं एक नजर इनके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ था। इनका पूरा नाम सईद मोहम्मद अजीज उन नबी था और घर में लोग इन्हें प्यार से मुन्ना कहा करते थे और इस नाम से बॉलीवुड में भी जाने जाते थे। मोहम्मद अजीज 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनसे एक छोटा भाई और एक बहन थी। हालांकि इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते इन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। तो वहीं इनका मन पढ़ाई में नहीं लगा करता था और गायकी में ज्यादा इनका ध्यान रहा करता था। इन्हें बचपन से ही गायकी में काफी दिलचस्पी थी। यही कारण था कि इन्होंने कक्षा 6 और 7 से ही गायकी करने लगे थे। स्कूल में इनकी गायकी को खूब पसंद भी किया जाता था और बचपन से इन्होंने महान गायक मोहम्मद रफ़ी को अपना आदर्श माना करते थे। बस उनके ही गाना सुना करते और उनके ही गानों पर गुनगुनाया करते थे। जब मोहम्मद अजीज थोड़े बड़े हुए तो कभी कभार इन्हें किसी गांव के प्रोग्राम में गाने का मौका मिल जाया करता था। जब थोड़े बड़े हुए तो अब घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर आने लगी थी ताकि 2 पैसे कमाए और घर का सहारा बने, क्योंकि भाई बहन में यह सबसे बड़े थे। तो वही दूसरी तरफ इनका ध्यान अपने गायकी पर था। फिर इन्होंने एक ऐसे काम की तलाश की जिससे इन्हें कुछ पैसों की कमाई भी हो जाए और इनका मनपसंद काम भी चखता रहे, जिसके लिए मोहम्मद अजीज एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं काम की तलाश में, जहां गायक गाया किया करते थे और ग्राहकों का मनोरंजन किया करते थे। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में इन्हें मौका मिल जाता है और जिस रेस्टोरेंट में इन्हें गाने का मौका मिलता है उस रेस्टोरेंट का नाम था गालिब, जो कि कोलकाता में ही था। यहाँ जब थोड़े फेमस हुए तो अब स्टेज शोज भी मिलने लगे थे। तो वहीं जिस रेस्टोरेंट में गाते थे उसी रेस्टोरेंट में मोहम्मद अजीज ने लगभग 10 सालों तक अपने गायकी से ग्राहकों का खूब मनोरंजन किया। जो भी ग्राहक खाना खाने इस रेस्टोरेंट में आया करते थे उन्हें मोहम्मद अजीज के गाने काफी अच्छे लगते थे और तब यह सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी के ही गाने गाया किया करते थे। इसी बीच कई लोगों ने मोहम्मद अजीज से यह भी कहने लगे थे, अरे तुम तो अच्छा गा लेते हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करते। फिर मोहम्मद अजीज को लगने लगा, क्या मैं भी फिल्मों में गा सकता हूँ, क्या मेरे भी गाने रेडियो में बजा करेंगे। यही सोचते हुए मोहम्मद अजीज ने अपने माँ से कहा, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ,
मैं फिल्मों में गाना गाना चाहता हूँ, लेकिन इस बात से घर वाले उदास हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि एक तो यही कमाने वाला है, अगर ये मुंबई में फिल्मों गानों के चक्कर में रहेगा तो फिर घर कैसे चलेगा। मगर किसी तरह मोहम्मद अजीज अपने माँ को मनाते हुए कहते हैं, देखो मुझे 2 साल का वक्त, तो अगर मैं सफल रहा गायकी क्षेत्र में तो ठीक है, नहीं तो कोई और दूसरा रास्ता देखूंगा कमाने का। फिर घर से इन्हें मुंबई जाने की इजाज़त मिल जाती है और फिर निकल पड़ते हैं सपनों की नगरी मुंबई के लिए। अब मोहम्मद अजीज का संघर्ष शुरू हो जाता है। मुंबई आने के बाद इन्हें पीजी में रहने के लिए कमरा मिल गया। अब बारी थी इन्हें फिल्मों में काम ढूंढने की। इन्हें तो सिर्फ 2 से 3 महीने निकल जाते हैं इन्हें म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में और उनका पता जानने में, किसका ऑफिस कहाँ है, कौन कहाँ मिलेगा। ऐसे ही देखते देखते कुछ महीने बीत चुके, लेकिन अभी तो मोहम्मद अजीज को कोई भी मौका नहीं मिल पाया था। तब तक इनके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे, जिसके बाद इन्होंने फिर से कोलकाता की टिकट कटाई और वापस कोलकाता आ जाते हैं अपने घर। जब अपने घर पहुंचे तो इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद अजीज के भाई बहन और माँ नहीं खाने की वजह से दुबले पतले हो चुके थे। यह देख मोहम्मद अजीज को रोना आ गया था। वह अपने आप को कोसने लगे थे कि यह जो सबका हाल हुआ है मेरी वजह से हुआ है। अगले सुबह होते ही मोहम्मद अजीज फिर से वापस मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं और इस बार यह तय करके जाते हैं, मैं मुंबई से तभी वापस आऊंगा जब एक कामयाब इंसान बन जाऊंगा। क्योंकि मोहम्मद अजीज अपने घर वालों को इस हाल में देखकर काफी ही दुखी हुए थे, जिसके कारण उन्होंने यह सोच लिया था कि मुंबई में मुझे सफल होकर ही वापस घर आना है, चाहे जो हो जाए। अब फिर से मोहम्मद अजीज एक बार वापस मुंबई नगरी आ पहुंचते हैं और फिर संगीतकार के ऑफिस के चक्कर काटने लगते हैं, जहां इनके गानों को सुनकर संगीतकार तारीफ तो करते थे लेकिन कोई गवाता नहीं थे। बस सभी यही कहा करते थे, गाते तो ठीक ठाक हो पर ऐसे ही आते रहना, कभी जरूरत पड़े तो तुमसे गवाऊंगा। इसी दौरान मोहम्मद अजीज की जान पहचान संगीतकार अनु मलिक से हुई थी, लेकिन तब अनु मलिक के पास उतने काम नहीं हुआ करते थे कि मोहम्मद अजीज से गाव सके। हालांकि तब अनु मलिक काम किया करते थे फिल्मों में, तो कभी कभी मोहम्मद अजीज को अनु मलिक बुला लिया करते थे गाने का डमी गाने के लिए, ताकि उसे पर गायक गाना गा सके। तो उसी समय दुर्गा पूजा का वक्त होता है। बस ऐसे ही घूमते घूमते हैं मोहम्मद अजीज को सामने पूजा का पंडाल दिखता है जहां पर स्टेज बनाया हुआ था। तब कहीं मोहम्मद अजीज को यह पता चलता है कि रात को यहाँ प्रोग्राम होने वाला है और सिंगर यहाँ गाने वाले हैं। तभी इनके दिमाग में ये ख्याल आता है, हो ना हो फिल्म के बड़े बड़े संगीतकार, निर्देशक और निर्माता इस दुर्गा पूजा में जरूर आएंगे घूमने के लिए। फिर मोहम्मद अजीज अपने गाने का किसी तरह जुगाड़ बैठा लेते हैं रात को प्रोग्राम में गाने के लिए, और यह तरकीब मोहम्मद अजीज का काम कर जाती है। निर्देशक मुकुल दत्त की नजर जब मोहम्मद अजीज पर परी, एक मशहूर फिल्म निर्देशक थे जिन्होंने आन मिलो सजना जैसी फिल्म का निर्देशन किया था, वही थे जो मोहम्मद अजीज के गायकी से काफी प्रभावित हुए और मोहम्मद अजीज को अपने ऑफिस में मिलने को बुलाया। जब मोहम्मद अजीज उनके ऑफिस में मिलने गए तो उन्होंने मोहम्मद अजीज को लेकर गए संगीतकार सपन जगमोहन के पास। तब इन्हें पहली बार फिल्म अंबर में गाने का मौका मिला। अंबर फिल्म जो कि 2 भाषाओं में बन रही थी, हिंदी और बेंगोली में, और दोनों में ही मोहम्मद अजीज गाते हैं। हिंदी फिल्म के संगीतकार थे सपन जगमोहन, तो वही बेंगोली के संगीतकार थे बप्पी लहरी। हालांकि इस फिल्म के गीत से इन्हें कोई पहचान नहीं मिली थी, लेकिन अभी तो वह फिल्म और वह गीत आनी बाकी थी इनके जीवन में, जो कि इन्हें बॉलीवुड में पहचान दिला सके। साल था 1985 और फिल्म का नाम था मर्द। इस फिल्म में मोहम्मद अजीज का गीत मर्द टांगे वाला, जो कि काफी लोकप्रिय हुआ था। जब यह गीत लोगों के कानों तक गई तो सभी ये सोच रहे थे कि इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, लेकिन बाद में लोगों को मालूम पड़ी कि यह एक नया फंकार की एंट्री हुई है जिनका नाम है मोहम्मद अजीज। इस फिल्म में एक और गीत मोहम्मद अजीज द्वारा गाया गया था जिसके बोल थे, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। फिल्म मर्द अनु मलिक और मोहम्मद अजीज के लिए लकी साबित हुई थी। इस फिल्म में खासकर संगीतकार अनु मलिक ने फिल्म के निर्माता मनमोहन देसाई से मोहम्मद अजीज को गवाने के लिए जिद की थी, और अनु मलिक के चलते ही मर्द फिल्म में मोहम्मद अजीज को गाने का मौका मिला था।
इसके बाद तो एक से बढ़कर एक हिट गाने देते चले गए। इसी दौरान इनकी शादी रुबीना नाम की लड़की से साल 1988 में हो जाती है और इनके 2 औलाद हुए, बेटा जाजीब वाहिद अजीज और बेटी सना अजीज। तो वहीं इनकी बेटी सना अजीज संगीत क्षेत्र से जुड़ी है और बॉलीवुड में गा रही है। मोहम्मद अजीज ने लगभग 80 और 90 दशक के सभी संगीतकारों के साथ और गायिकाओं के साथ काम कर चुके हैं, चाहे उस दौर के महान गायक किशोर कुमार हो या लता मंगेशकर या आशा भोसले हो या फिर अनुराधा पौडवाल। लगभग सभी गायिकाओं के साथ इनकी जोड़ी हिट रही है, लेकिन सबसे हिट जोड़ी रहा इनका अनुराधा पौडवाल के साथ। तो वही मर्द फिल्म से ही मोहम्मद अजीज अमिताभ बच्चन का आवाज बन जाते हैं। अमिताभ बच्चन के लिए इन्होंने एक से बढ़ के एक हिट गाने गाए। गोविंदा के लिए भी इन्होंने एक से बढ़कर एक ही गाने दिए। तो वहीं इनकी आवाज अनिल कपूर पर भी काफी सही बैठती थी, चाहे फिल्म राम लखन हो या फिर फिल्म राम अवतार। तो वहीं दिलीप कुमार से लेकर सलमान खान, शाहरुख खान, मिथुन या फिर राजेश खन्ना, लगभग सभी बड़े बड़े स्टारों के लिए इन्होंने गाने गाए। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 20,000 से भी कहीं अधिक गाने गाए, लेकिन बड़ी दुहक की बात है कि इन्हें कभी भी बेस्ट सिंगर का अवार्ड नहीं मिला। मोहम्मद अजीज ने हिंदी से लेकर भारत के लगभग सभी भाषाओं में गीत गाए हैं। तो वहीं कव्वाली हो या फिर भजन या फिर सूफी, सभी में इनका दबदबा था। फिल्म क्रोध में गाया हुआ वह गीत जो इन्होंने अपने आदर्श मोहम्मद रफी को समर्पित किया था, गीत के बोल थे, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, लेकिन आखिर इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो इतने बड़े गायक होते हुए भी इन्हें गीत मिलने बंद सा हो गए थे, जिसके बाद इन्हें रीजनल लैंग्वेज के फिल्मों में गाने गाने पड़े थे। आखिर वजह क्या थी? तो चलिए जानते हैं। साल 90 तक आते आते अब संगीत का स्वरूप बदल चुका था। अब नए नए अभिनेता आने लगे थे, रोमांटिक गीतों का चलन शुरू हो चुका था। फिल्म कयामत से कयामत तक से 1988 में ही उदित नारायण नाम का एक तूफान, जिनकी बॉलीवुड में एंट्री हो चुकी थी, और फिर साल 1990 में एक और तूफान ने गायकी क्षेत्र में एंट्री ली, जिनका नाम है कुमार सानू। उदित नारायण और कुमार सानू के तूफानी गायकी में कितने पुराने गायक उड्डी डीएच गए, जिनमें मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, अमित कुमार, अनवर और भी कई ऐसे गायक थे जिनका पत्ता कट चुका था। उदित नारायण और कुमार सानू और साथ ही साथ सोनू निगम के आने के बाद पहले के जो संगीतकार थे जिनसे मोहम्मद अजीज का अच्छा नाता था, उनमें से अधिकांश दुनिया छोड़ चले थे, जिसके बाद धीरे धीरे मोहम्मद अजीज बॉलीवुड से गायब हो गए। लेकिन फिर भी बाद में इन्हें स्टेज शोज मिला करते थे। फिर 27 नवंबर 2018 को इन्होंने मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में 64 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ली और हम सबको छोड़ गए।